नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 6 के एक और टॉपिक जिसका नाम है अंतरिक्ष खोज। और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, जिसमें से प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करें अंतरिक्ष खोज। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो अंतरिक्ष की खोज है वो किस विज्ञान के तहत की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों खगोल विज्ञान के तहत। और अगर हम बात करें खगोल की प्राचीन विरासत की, तो दोस्तों खगोल विज्ञान जो है वो चरमोत्कर्ष पर मिस्र के पिरामिडों द्वारा आया। और ये लगभग जो 2500 ईसा पूर्व है, 2500 ईसा वर्ष पूर्व ये स्थापित हुआ था। दोस्तों पिरामिडों के निर्माण का संबंध जो है वो तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया जाता है। गीज़ा का जो पिरामिड है वो ध्रुव तारे की सिध में होना इसका प्रमाण है कि इसके माध्यम से तारे की दिशा और उसकी गति को जानने का प्रयास किया गया। दोस्तों विश्व में सबसे पहले तारों की जो तालिका है वो चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी। और इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का जो प्रारंभ है वो यूरोप में हुआ था, यूनान में हुआ था। बात करें अगर अंतरिक्ष खोज के इतिहास की, तो दोस्तों प्रमुख खगोलविद जो हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय, ये भारत के प्रमुख खगोलविद हैं। आर्यभट्ट जो है वो काफ़ी फेमस है, आप नाम भी जानते हैं इनका। आर्यभट्ट जिन्होंने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है, पहली बार इन्होंने पृथ्वी गोल है का सिद्धांत दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, और ये बात उन्होंने 5वीं शताब्दी में ही बता दी थी। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि तारे का जो उदय होना और अस्त होना है वो इसी कारण होता है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, घूमती रहती है। दोस्तों आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि भी बताई, और पृथ्वी की परिधि बताई उन्होंने 24,835 मील। और आधुनिक जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने परीक्षणों के द्वारा जब इसको पता किया तो ये 24,901 मील आई, जो कि काफ़ी मिलती जुलती है आर्यभट्ट की इस परिकल्पना से कि परिधि कितनी है। यहीं पे हम बात करें तो इन्होंने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया है। और ये वर्तमान में भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ इनकी ये भविष्यवाणी कि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो इस कारण से चंद्रग्रहण जो है वो होता है। दोस्तों आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह है उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट ही। और ये आर्यभट्ट इसीलिए महान जो खगोल विज्ञान है उसके अंतर ये जाने जाते हैं। दोस्तों यूनान के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो ईसा पूर्व 4वीं सदी के अंदर ये वैज्ञानिक प्लेटो, अरस्तु, टॉलमी, इन्होंने भी इसका अध्ययन किया। और इन्होंने बताया है कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी क्या दी इन्होंने पहली परिकल्पना, 4वीं सदी ईसा पूर्व इन्होंने एक परिकल्पना दी थी कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन इसी परिकल्पना को 16वीं सदी में कोपरनिकस जो है, कोपरनिकस के द्वारा इसे गलत साबित कर दिया गया। और इन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये हमने सौर परिवार जब पढ़ा था उसके अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि सूर्य जो है केंद्र में है और बाकी के जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ चक्कर जो है वो लगाते हैं। दोस्तों पृथ्वी की सही परिधि का जो आकलन है वो किया था इरेस्टोस्थेनेस ने, और ये इन्होंने आकलन कर दिया 3री सदी में इन्होंने ये आकलन किया था। भारत के ही एक और जो प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जाने जाते हैं उनका नाम है भास्कराचार्य द्वितीय। और भास्कराचार्य द्वितीय जो कि खगोल शास्त्री थे, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1114 ईस्वी में। 1114 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि। और ये सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने मात्र 36 वर्ष की आयु में लिख दिया था। तो देखिए कितने बड़े प्रतिभावान छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे कि इन्होंने जो गणितीय गणनाएं थी वो बचपन से उन चीज़ों के प्रति इनका लगाव था। और 36 वर्ष की आयु होते होते तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की एक पुस्तक लिख दी। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने एक बात कही कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने बात की। और हम जानते हैं दोस्तों कि आप भी जब कभी पृथ्वी से किसी वस्तु को
आप ऊपर फेंकते हैं तो वापस वह पृथ्वी की तरफ ही आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसे खींच लाता है। इसके साथ साथ भास्कराचार्य ने अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र का भी विस्तृत जो है वो वर्णन दिया है। दोस्तों बात करें हम अंतरिक्ष की जानकारी की कि आखिर अंतरिक्ष की जानकारी हमें किन साधनों के माध्यम से मिलती है, तो अंतरिक्ष की जो जानकारी है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दूरबीन की। दोस्तों दूरबीन जो है वो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र जो है वो माना जाता है। और दूरबीन करता क्या है, दूर स्थित वस्तुएं जो होती है वो पास में लाने का काम करता है और उनको बड़ी दिखाई दे, इस प्रकार ये दूरबीन की स्थिति जो है बनी हुई है। प्रथम दूरबीन का जो आविष्कार है वो किया था हॉलैंड के निवासी हैंस लिपर्सी ने। तो हैंस लिपर्सी के द्वारा प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया गया था। हॉलैंड को दोस्तों नीदरलैंड भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये पहली दूरबीन जो है उसका आविष्कार किया गया। दोस्तों आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले जो दूरबीन का आविष्कार है वो किया था इटली में गैलीलियो ने। तो प्रथम दूरबीन का आविष्कार तो किसने किया, हैंस लिपर्सी के द्वारा, लेकिन आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रथम दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो किया था इटली में गैलीलियो के द्वारा 1610 में। इसलिए कई बार आप प्रश्नों में ये भी देखते हैं कि आकाशीय पिंडों को देखने प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो वहां आपको उत्तर गैलीलियो मिलता है। तो आप इसमें तनिक भी भ्रमित ना हो, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया हैंस लिपर्सी ने दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। लेकिन अगर आकाशीय पिंडों की बात आ जाए कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो वो है इटली निवासी गैलीलियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में, रूस में, अमेरिका में, चीन में, फ्रांस में आदि जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी दूरबीन की जो स्थापना है वो की जा चुकी है, जो कि आकाशीय पिंडों को देखने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों एक दूरबीन जो है वो राजस्थान में उदयपुर शहर के अंदर भी है। जी हाँ, आपके राजस्थान में ही उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के ऊपर जो टापू है उस टापू पर एक दूरबीन जो है स्थापित की गई है। और ये जो दूरबीन है ये देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। दोस्तों देखिए विशेषता कि देश की सबसे बड़ी दूरबीन है और कहाँ स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई है उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील पर। और इसका नाम है दोस्तों मास्ट, MAST, मास्ट। मास्ट इसका नाम है जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप इसका नाम है, मास्ट इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये राजस्थान में उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के ऊपर देश की सबसे बड़ी दूरबीन जो है वो स्थित है। इसी तरह दक्षिण भारत के जो कावलूर है वहाँ पर वेणु बापू नाम की एक दूरबीन जो है वो भी स्थापित है। तो कावलूर तमिलनाडु के अंदर है, दक्षिण भारत के अंदर हमारे तमिलनाडु जो राज्य है उसके अंदर कावलूर जो है वो जगह है जहां पर वेणु बापू दूरबीन जो है स्थापित की गई है। और अप्रैल 1990 में दोस्तों हबल जो है वो अंतरिक्ष दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की गई है। एक दूरबीन जो है वो अंतरिक्ष में भी स्थापित की है जिसका नाम क्या है, हबल। 1990 के अंदर, 1990 के अंदर ये जो है स्थापित की गई है अंतरिक्ष में। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की जिसका नाम है वेधशाला। दोस्तों वेधशाला अगर हम बात करें सवाई जयसिंह की, आपने नाम सुना होगा, जो कि जयपुर के कछवाहा राजवंश के एक शासक रहे हैं। तो सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का जो निर्माण है वो किया और दिल्ली के जंतर मंतर से ये चीज़ जो है उन्होंने प्रारंभ की। तो 1724 में पहली बार सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया दिल्ली में, 1724 में। उसके बाद 1734 में इन्होंने दूसरी वेधशाला की स्थापना करवाई जो कि जयपुर में करवाई। और इसके बाद इन्होंने 3 और वेधशालाओं की स्थापना करवाई जो कि बनारस, उज्जैन और मथुरा में है। तो सवाई जयसिंह के द्वारा 5 जो शहर हैं वहां पर जो है इस वेधशाला की स्थापना करवाई गई, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। प्रश्न यहां से पूछा ही जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जगह है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला स्थापित करवाई है, या फिर 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा आपको और पूछ लेगा एक कि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो ये जो है ये वेधशालाएं बनवाई गई है सवाई जयसिंह के द्वारा। और जयपुर की ये वेधशाला जो है ये सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। और सवाई जयसिंह के द्वारा 3 यहाँ पर नए यंत्रों का आविष्कार भी किया गया है जो कि है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। तो सम्राट, जयप्रकाश, राम यंत्र, ये 3 प्रकार के जो यंत्र हैं उनका भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। दोस्तों बात करें अगर कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रियों की,
क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाएंगे तभी नई कोई खोज होगी। तो कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे कृत्रिम पिंडों को कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। और धरातल से जब ऊपर किसी फेंकी हुई वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर लेता है, वापस पृथ्वी के ऊपर खींच लेता है। दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो कृत्रिम उपग्रह क्या है, मानव द्वारा बनाया गया एक मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा है उसके अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि ये क्या करता है, चारों तरफ जो है उसके घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इसलिए इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों की ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रहों द्वारा क्या जानकारी हमें दी जाती है, उपग्रहों द्वारा जो टेलीफोन है, टेलीविजन है, रेडियो है आदि तरंगों का जो है प्रसारण किया जाता है। और इनका उपयोग किस आधार पर किया जाता है, देखिए, अगर जासूसी की कोई जानकारी लेनी हो, मौसम की कोई जानकारी लेनी हो, पृथ्वी की संबंधी कोई जानकारी लेनी हो, या फिर तूफान बाढ़ की जानकारी लेनी हो, कृषि वन संसाधन व्यवस्था में जानकारी लेनी हो, तो ये जो है कृत्रिम उपग्रह ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर बात करें हम विश्व के पहले उपग्रह की, तो दोस्तों विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो भेजा गया था, और ये सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के माध्यम से पहुंचाया गया था। इसके बाद सोवियत जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ उसके अंतर्गत पहला जीवित प्राणी भेजा गया, और ये भेजा गया स्पुतनिक 2 के माध्यम से। तो स्पुतनिक 2 के माध्यम से ये भेजा गया, और इसके अंदर जीवित प्राणी जो भेजा गया था वो लाइका भेजी गई थी, और ये लाइका जो थी एक कुतिया थी। तो कुतिया नाम की जो कुतिया है लाइका नाम की, उसको सोवियत अंतरिक्ष के माध्यम से पहले प्राणी के रूप में स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। दोस्तों 1961 में ही सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक भेजा, और अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम था वोस्तोक 1, और अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों यूरी गागरिन। 1969 में अमेरिका ने भी अपोलो 11 द्वितीय जो है वो अंतरिक्ष यान भेजा, अपोलो द्वितीय अंतरिक्ष यान भेजा, और 3 यात्री उसके भेजे गए, जिसमें थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से काफ़ी सफल प्रयास हुए। भारत में सर्वप्रथम 1984 में भारतीय वायुसेना के जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा जी के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की गई, और उनका यान था सोयूज टी उनका यान था, और सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में 8 दिन वो वहाँ पर रहे। जन्म हुआ 1949 के अंदर, और स्थान था पटियाला पंजाब। तो पटियाला पंजाब के राकेश शर्मा जी जो थे वो भारत की तरफ से सर्वप्रथम जो थे जाने वाले भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें भेजा गया था स्पेस में। इनके बाद ही कल्पना चावला जो है वो भी गई। जन्म इनका करनाल हरियाणा में हुआ, और 1961 में इनका जन्म हुआ। शोध वैज्ञानिक के रूप में ये जानी जाती है, और अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी ये पहली महिला है। और राकेश शर्मा के बाद बात की जाए तो दूसरी भारतीय महिला है। 2003 में दोस्तों जब ये कोलंबिया यान से लौट रहे थे तो इनके 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और ये हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह भारतीय मूल की जो अमेरिकी नागरिक है सुनीता विलियम्स के द्वारा भी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया गया, और सर्वाधिक समय बिताने वाली जो महिला के रूप में जानी जाती है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। अब बात करें कि आखिर इन सब अंतरिक्ष यानों का भेजने का जो दायित्व है वो किसका है, तो दोस्तों इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना यहाँ पे की गई। और इसरो की जो स्थापना हुई ये हुई 1962 में। 1962 में इसका गठन हुआ, और नेतृत्व करता थे होमी जहांगीर भाभा। अब होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, और अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का जो श्रेय है यहाँ पर इसी अनुसंधान के विक्रम साराभाई को जाता है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था उसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट, और अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से ये प्रक्षेपित किया गया था। तो ऐसा करने वाला भारत का जो है, भारत विश्व का 6ठा देश है जिसने
इस प्रकार ये अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रह जो है भेजा था। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना इसका प्रमुख कार्य था। 1975 से दोस्तों अब तक भारत द्वारा भेजे गए कई उपग्रह हैं जिनके नाम है भास्कर है, एप्पल है, इनसैट है, रोहिणी है, IRS है, एडुसैट है, हिमसैट है, कार्टोसैट है, रिसोर्सैट है, ओशन सैट है, जीसैट, चंद्रयान, मंगलयान, ऐसे कई उपग्रह जो है भारत द्वारा भेजे गए हैं। और इनके कार्य क्या है? इनके कार्य है दूर संचार में, प्रसारण में, मौसम में, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी जो पूर्वानुमान है, रक्षा संबंधी गतिविधियां हैं, उनको करने का जो कार्य है वो ये करते हैं, ये जानकारी हमारे पास पहुंचाते हैं। दोस्तों यहीं से जो मंगलयान अभियान चलाया गया था, मंगल अभियान जो है इसमें यान था मंगलयान, नवंबर 2013 के अंदर ये प्रक्षेपित किया गया था। और ये प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा के अंदर ये है, आंध्र प्रदेश से। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा के अंदर, और श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो 11 माह की यात्रा करके सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश कर लिया था। और पहले प्रयास में ही उपलब्धि हासिल करने वाला भारत जो था विश्व का पहला देश था दोस्तों, और एकमात्र देश था जिसने ये उपलब्धि हासिल की थी कि मंगल की कक्षा के अंदर प्रवेश किया गया। इसी के साथ साथ चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भी अक्टूबर 2008 के अंदर हमने क्या भेजा? चंद्रयान जो है भारत की तरफ से भेजा गया। यह भी सफल प्रयास रहा भारत का। अब बात की जाए भारत की पहली वेधशाला की, तो दोस्तों इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जो है एस्ट्रोसैट जो है प्रक्षेपित की गई। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो है भारत द्वारा किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ब्रह्मांड का अध्ययन करना आवश्यक था और उसके लिए ये कार्य किया गया। एस्ट्रोसैट जो है वेधशाला स्थापित की गई। भारत से पहले अन्य देश भी हैं जिन्होंने वेधशाला स्थापित की, जिनमें अमेरिका है, रूस है, जापान है, यूरोपीय संघ है। ये सारे देश भी जो हैं वो यहाँ पर हैं जिन्होंने वेधशालाएं स्थापित की हुई है अंतरिक्ष के अंदर। दोस्तों वेधशाला है क्या? वेधशाला खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियां एकत्रित करने का एक स्थान है जो कि स्थापित किया जाता है अंतरिक्ष के अंदर। और मिस्र के पिरामिड, ये शब्द आया जिसको भी हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, मिस्र का जो पिरामिड है ये पत्थरों से निर्मित इमारत है एक तरह की, और पिरामिड की तरह ये दिखती है। और मिस्र के जो महान पिरामिड है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 454 फीट। ये मिस्र के राजा और रानी के जो शव हैं उनको सुरक्षित रखने के साथ ही तारों की स्थिति को जानने के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमने बात की अंतरिक्ष यान जो है भारत के, उनकी अंतरिक्ष के ज्ञान की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।